द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस बैटल में अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी वंश से बिलोंग करते थे, उन्होंने मराठास को हराकर उनके नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन पर रोक लगा दी थी। इस हार के साथ साथ मराठास के अंदर की इंटरनल डिविजन्स ने भी उनकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही डेकेड्स के बाद ब्रिटिशर्स ने आसानी से इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। लेकिन सोचो, अगर मराठास ये लड़ाई जीत गए होते तो क्या होता, और वो जीत कैसे पॉसिबल होती। अगर वो जीत गए होते तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा होता, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में 3 अलग अलग एआईज की मदद से। तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा, जिसका आंसर चैट जीपीटी ने हमें कई पार्ट्स में दिया। जिन सभी पार्ट्स को मैं वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूंगा। पार्ट 1, आखिर मराठास पानीपत का युद्ध कैसे जीत सकते थे। अगर मराठाओं को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का आउटकम बदलना है तो उन्हें अपनी प्लानिंग में कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस करने होते। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता बेहतर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस। चैट जीपीटी का मानना है कि मराठास की सप्लाई लाइंस नॉर्दर्न इंडिया में काफी स्ट्रेच्ड आउट हो गई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे काफी सीवियर फूड शॉर्टेजेस होने लग गई और उनकी रिसोर्सेज जो है वो उनकी एनिमी के कंपैरिजन में काफी जल्दी खत्म होने लग गए। अगर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्लान किया होता और नॉर्दर्न इंडिया के लोकल रूलर्स जैसे कि राजपूत्स और सिखों के साथ अलायंसेस फॉर्म की होती, तो शायद उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ती, जो कि एक्चुअली में सही बात है। बस मैं इसमें एक और पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, और वो है कि मराठास अपने साथ 2 लाख नॉन कॉम्बिटेंट्स को लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी ऑलरेडी लिमिटेड सप्लाई जल्दी ड्रेन हो रही थी और इसकी वजह से उनकी मोबिलिटी पे भी काफी फर्क पड़ रहा होगा। तो शायद एक बेहतर लॉजिस्टिकल प्लानिंग और नॉन कॉम्बिटेंट्स को साथ लेकर ना चलना मराठास के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता। दूसरा पॉइंट बात करता है न्यूमेरिकल एडवांटेज गेन करने के बारे में। चैट जीपीटी और बाकी के एआईज के अकॉर्डिंग अगर मराठास अकेले लड़ने की जगह फुल फ्लेजेड अलायंसेस सिक्योर कर लेते राजपूत स्टेट्स जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और सिख एम्पायर और भरतपुर के जाट्स के साथ, तो उनकी लोकल टेरेन की नॉलेज और कैवलरी स्ट्रेंथ दोनों काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती और इसलिए ये अलायंसेस मराठास से काफी काम भी आते। और इस पॉइंट से मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि मराठास जो थे उन्हें डेक्कन के टेरेन में लड़ने की आदत थी और नॉर्थ की प्लेन्स में उनकी आर्मी कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव थी। ऐसे में कुछ लोकल रूलर्स और उनकी आर्मीज का एडिशनल सपोर्ट मराठास को न सिर्फ एक न्यूमेरिकल एडवांटेज देता, बल्कि उनकी आर्मी को प्लेन्स में लड़ने के लिए भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता। इसी पॉइंट को फर्दर एक्सपैंड करते हुए जेमिनाई ने एडिशनल पॉइंट मेंशन किया जो मुझे काफी सही लगा, और वो था एक्सपीरियंस लीडरशिप के बारे में। जेमिनाई के अकॉर्डिंग पेशवा नाना साहेब को इस कैंपेन की कमांड मल्हाराव होलकर या फिर रघुनाथ राव जी को देनी चाहिए थी, जिन्हें नॉर्थ की पॉलिटिक्स की काफी डीप नॉलेज थी और वो इससे पहले भी कई बार नॉर्थ में एक्सपेडिशंस को लीड कर चुके थे। पर वहीं सदाशिवराव भाऊ, जिन्हें पेशवा ने एक्चुअली में चुना था इस कैंपेन को लीड करने के लिए, वो नॉर्थ की रीजनल पॉलिटिक्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, जिस वजह से वो सही से रीजनल पावर्स को हैंडल नहीं कर पाए और मराठास को इस लड़ाई में अफगान्स के सामने हार का सामना करना पड़ा। सदाशिवराव भाऊ एक काफी बेहतरीन योद्धा थे और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर अगर मराठास इस कैंपेन की जिम्मेदारी मल्हाराव होलकर या फिर रघुनाथ राव भाऊ को देते, तो उनकी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज से ये कैंपेन काफी आसान हो जाता मराठास के लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मराठा विक्ट्री। सबसे पहला इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता मराठा एम्पायर का कंसोलिडेशन, जिसके लिए पहले मराठास दिल्ली के तख्त पर एक पपेट रूलर को इंस्टॉल करते और नॉर्दर्न इंडिया में अपनी पावर को सॉलिडिफाई करते। सिख एम्पायर और राजपूताना के साथ एक अलायंस फॉर्म करते। पर नॉर्थ में मुगल्स और दुरानी के जाने के बाद इस वक्त तक अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जीतकर बंगाल में अपना कंट्रोल जमा चुके थे, जिनसे अब मराठास का कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होता। और यही हमारा अगला पॉइंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट विद यूरोपियन कॉलोनाइजर्स एंड अफगान्स। बंगाल और मद्रास में ब्रिटिश, पौंडीचेरी में फ्रेंच और गोवा में पोर्चुगीज अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे और अंग्रेजों ने 1760 में फ्रांस को हराने के बाद खुद को इंडिया में एक सबसे डोमिनेंट यूरोपियन फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। उनका ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली उन्हें मराठास का नेक्स्ट टारगेट बना सकता था और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में पहली बार मराठास को अंग्रेजों के साथ लड़ने का मौका मिलता, जिसका फायदा उठाकर वो मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल सकते थे। ऑल्दो मराठा लीडरशिप के लिए इस अलायंस को ज्वाइन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि ऑलरेडी सुजाउद्दौला ने
मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में धोखा दिया था और वो जाकर दुरानी के साथ मिल गया था। बट नॉनदलेस अगर ये सब एक होकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालते और उन्हें मद्रास के कोस्टल रीजन्स तक ही लिमिट करते तो वो भारतीय कॉलोनाइजेशन को रोक सकते थे। वहीं अगर अब हम अफगानिस्तान की बात करें तो दुरानी की हार के बाद अफगानिस्तान से आने वाले इन्वेजन्स ऑब्वियसली रुक जाते, पर सिर्फ कुछ समय के लिए, और नॉर्थ वेस्ट में फ्यूचर में इंडिया पर कोई और अटैक्स ना हो। इसलिए मराठास सिख एम्पायर की मदद करता अफगानिस्तान में एक्सपैंड करने के लिए। 19th सेंचुरी की शुरुआत होते होते मराठा सभी रीजनल किंगडम्स को भी अपने अधीन कर लेते और एक कन्फेडरेसी का गठन करते जिसकी कमांड पेशवा के हाथों में होती। अब जो अगला कॉन्सिक्वेंस है जिसे जेमिनाई ने सजेस्ट किया है वो है 19th सेंचुरी में इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना। अगर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस 19th सेंचुरी में कम हो जाता तो हो सकता है कि इंडिया अपना पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखता। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि जेमिनाई ने इमेजिन की है, जैसे कि यूरोपियन ट्रेड इंस्टेड ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने एक कॉलोनी बनने की बजाय ब्रिटेन और फ्रांस के साथ एक मेजर ट्रेड पार्टनर बन जाता और जापान की मेजी रेस्टोरेशन जैसा मॉडल फॉलो करते हुए इंडिया अपने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटाइज करता और यूरोपियन डेवलपमेंट्स को देखते हुए मराठास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज करते। ये मॉडर्नाइजेशन जर्मनी के प्रशियन मॉडल को फॉलो करता, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन्ड आर्मीज को डेवलप करने पर फोकस किया जाता। और सबसे लास्ट पॉइंट है इंडियन नेवल पावर। अगर मराठास को बाकी के यूरोपियन एम्पायर्स के साथ कम्पीट करना है तो उन्हें भी अपने नेवल डोमिनेंस बढ़ाना पड़ता, जिसकी बदौलत मराठास को अपनी फ्लीट को काफी तेजी से एक्सपैंड करना पड़ता और इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनानी पड़ती। अब अगर हम फ्यूचर के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में मराठास के हाइपोथेटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी ना होने की वजह से एक रीजनल एम्पायर होता जो मोस्ट प्रोबेबली इस यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में खुद को इंगेज नहीं करता। वर्ल्ड वॉर 1 में मराठास के हाइपोथेटिकल इन्वॉल्वमेंट को लेकर तीनों ही एआईज का मानना है कि मराठास इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहते। अब वर्ल्ड वॉर 2 में चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल के बिना इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर होता जो शायद जर्मनी के साथ अलाइन करता ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को काउंटर करने के लिए। लेकिन वही डीप सीक के अकॉर्डिंग इंडिया एशिया में जापानीज एक्सपेंशन के डर से एलाइज को ज्वाइन करता आफ्टर सिक्योरिंग प्रोमिसेस ऑफ पोस्ट वॉर ऑटोनॉमी फॉर साउथ ईस्ट नेशंस लाइक वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। मराठा फोर्सेस जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने के बाद पैसिफिक थिएटर में यूएस और चाइना के साथ मिलकर जापानीज एग्रेशन को काउंटर करती और बर्मा, मलय, इंडोनेशिया जैसे और भी कई साउथ ईस्ट एशियन देश जहां पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया था उन्हें लिबरेट करती। वहीं जेमिनाई का मानना है कि या तो मराठास इस बार भी न्यूट्रल रहते वरना वो इस बार एक्सिस पावर्स के साथ जाकर मिल जाते और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे इंपीरियलिस्ट पावर्स की एशियन कॉलोनीज को लिबरेट करने की कोशिश करते। अब अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो डीप सीक और जेमिनाई के अकॉर्डिंग इंडिया यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा एक थर्ड सुपर पावर के रूप में इमर्ज होता, जिसकी बदौलत एक ट्राइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया एक ज्यादा इफेक्टिव और ताकतवर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू कर पाता जो यूएसएसआर और यूएस के बीच के मैटर्स को मीडिएट करता। और इन एडिशन टू दिस चैट जीपीटी ने एक और पॉइंट मेंशन किया है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में है, और वो है कि मराठास को कोल्ड वॉर के दौरान चाइना की साइड से काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती, पर क्योंकि इस टाइमलाइन में इंडिया इस वक्त चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है मराठास चाइना के साथ एक जंग जीतकर कुछ चाइनीज टेरिटरीज को कार्व आउट करके कुछ बफर स्टेट्स को फॉर्म करते ताकि आगे से चाइना की तरफ से उन्हें कोई एग्रेशन ना देखने को मिले। अब अगर मैं इस वीडियो को पॉइंटर्स में समराइज करूं तो अगर मराठास पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाते तो इंडिया को किसी भी तरह का कॉलोनाइजेशन नहीं फेस करना पड़ता, इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पहले हो जाता, इंडिया का वर्ल्ड अफेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल रोल होता जो ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का कभी बंटवारा नहीं होता, इंडिया एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होता जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के दम पर वर्ल्ड स्टेज को डोमिनेट करता। वहीं शायद ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और ग्लोबल हिस्ट्री का बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल डिफरेंट होता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।